जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और होली के त्यौहार के लिए एकदम हर्षोल्लास उमंग के साथ तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और आज हम पढ़ेंगे तापमान का वितरण, समताप रेखाएं, तापमान व्युत्क्रमण, ढेर सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। जब तक आप लोग जुड़ रहे हो, एक काम मैं छोटा सा कर लेता हूँ, ताकि अभी आप लोग कहोगे मैम मैप दिख नहीं रहा है। ये ओरिजिनल मानचित्र है और इसमें में मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी। सही ओरिजिनल मानचित्र एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। ओरिजिनल मानचित्र एनसीईआरटी का मैं लेके आया हूँ और इसमें ऐसे क्या है, क्या कर सकते। ठीक, ये अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, बस अधिक कुछ मैं मानचित्र, जब ये आपके पास पीडीएफ में जाएगा ना, पीडीएफ में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये थोड़ा सा मानचित्र एनसीईआरटी में ऐसे धुंधला ही है और मेरी मजबूरी है, जो है वास्तविकता में जो दिया है एनसीईआरटी में वही आपके लिए लेके आऊँ, और ये मजबूरी में हटार करना पड़ता है। ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। ऑस्ट्रेलिया को भी स्पष्ट कर दिया जाए। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो साहिबा, जितने लोग जुड़ रहे हैं, वॉइस को तेज करिए। अब कितना तेज करूं? आप अपनी ओर से अपनी आवाज़ को बढ़ा लीजिए। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक कम आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है? सभी लोगों को नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएं। मेरी आवाज़ कम आ रही है? सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। बताइए, क्या आवाज़ मेरी कम आ रही है? नहीं। तो गुड़िया जी कह रही है नहीं, अनामिका, साहिबा सब कह रही है नहीं। लेकिन जिसको मेरी आवाज़ कम आ रही है उनसे अनुरोध है, वो अपने मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप जहाँ देख रहे हो, आवाज़ बढ़ा लें। सॉरी। तापमान का वितरण और समताप रेखाएं, सबसे पहले हम देखते हैं समताप रेखाओं को, है ना। समताप रेखा समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक, आइसोथर्म कही जाती है। इंग्लिश इसका मिल जाएगा, क्या कहते हैं? आइसोथर्म। ठीक, यानी मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो एक स्थान ये हो गया, ये एक स्थान ये हो गया, ये एक स्थान ये हो गया। इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम कहेंगे समताप रेखा, आइसोथर्म कहेंगे। ठीक, आइसोथर्म कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा है जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण के अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली हम सबसे गर्म महीने के रूप में जुलाई के तापमान को पूरी पृथ्वी पर, ऐसा नहीं हम भारत के हिसाब से हम सोचे कि जुलाई के बजाय जून का महीना तो सबसे गर्म होता है, लेकिन नहीं, हम पूरी पृथ्वी पर जुलाई और जनवरी, पूरी पृथ्वी मतलब ये उत्तरी गोलार्ध के लिए है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, जुलाई और जनवरी जो होगा ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए है, उत्तरी गोलार्ध के लिए है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उलट हो जाएगा।
तो जनवरी और जुलाई का तापमान, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो सबसे ठंडे महीने का तापमान जनवरी होता है और सबसे गर्म महीने का तापमान जुलाई होता है। वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सबसे गर्म महीना जो होगा वो जनवरी होगा और सबसे ठंडा महीना जो होगा वो जुलाई होगा। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जनवरी कोल्डेस्ट और जुलाई हॉटेस्ट हॉटेस्ट मंथ होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? आप कहोगे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ, हम पूरे उत्तरी गोलार्ध या पूरे दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से इस मंथ को इन दो मंथ को चूज किए हैं और हम नहीं, साइंटिस्टों ने चूज किया है। क्लियर? समताप रेखा मैंने बता दिया। तापमान पर अक्षांशों के प्रभाव के कारण समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती हैं। अब ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि समताप रेखाएं अक्षांशों के समानांतर होती हैं सामान्यतः। अगर ये स्टेटमेंट यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में आ जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, मान लीजिए ये 30 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ठीक, और इसी पर लगभग इसी पर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है। तो लगभग इसके समानांतर है, तो 20 डिग्री के समानांतर है 40 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। तो अक्षांश के समानांतर है समताप रेखा। ये सामान्य दशा है, लेकिन जल और स्थल में अंतर के कारण स्थिति परिवर्तित हो जाती है। कहीं जलीय भाग है, कहीं स्थलीय भाग है, इसके कारण स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो सामान्य प्रवृत्तियों में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में और जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। अभी इस लाइन को हम अच्छे से समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना मैप, इसमें जनवरी की समताप रेखा है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए, जनवरी की अगर समताप रेखा को देखें तो मैं लाइन खींच के दिखा रहा हूं कहानी क्या हो रही है। देखिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जा रही है जनवरी के महीने में। ये 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, लगभग सीधी है, अक्षांश के लगभग समानांतर दिख रही है। ये 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस की। ये 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है। अब आपको इसके पैटर्न में कुछ अंतर दिख रहा है। समताप रेखा देख रहे हो कैसे जा रही है? ये उत्तरी गोलार्ध में जरा ध्यान से देखिए, जल पर ये यहां पर सीधी जा रही, स्थल पर ये दक्षिण की ओर झुक रही है और जल पर ये उत्तर की ओर जा रही है। स्थल पर ये दक्षिण की ओर झुक रही है और जल पर उत्तर की ओर जा रही है ना? आप समताप रेखा देख रहे हो? जैसे मान लीजिए ये जमीन है और यहाँ पानी है, ये पानी है पूरा। तो जब जल पे ये चल रही, स्थल पर जब ये चल रही है तो ऐसे जा रही है और जल आ रहा है तो ऐसे उत्तर की ओर जा रही है। तो समताप रेखाओं के जाने की स्थिति क्या दिख रही है? ऐसे दिख रही है, स्थल पर दक्षिण की ओर और जलीय भाग में उत्तर की ओर। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये क्या है? और आप देखेंगे, मान लीजिए 10 डिग्री, तो 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा ऐसे जा रही है। अब आपको इस बात में समस्या उत्पन्न हो रही होगी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा नहीं करूँगा, अक्षांश कहूँगा तो आप कंफ्यूजन में आओगे। मैं नॉर्थ अमेरिका के मैप को बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर। अब आप देखिए, यहाँ से एक समताप रेखा चली, यहाँ से समताप रेखा गई
ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, ठीक। और मैंने कहा ये 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, 10 डिग्री सेल्सियस की, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां भी है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां भी है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां भी है। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि इस लाइन पर अगर सीधी रेखा पर जाया जाए, इस सीधी रेखा पर जाया जाए, तो यहां तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन यहां 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। अभी अधिक के लिए और समझा देता हूं, तब समझ में आएगा। अब मान लीजिए ये 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा, ये 5 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है। तो यहां भी 5 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी 5 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ठीक। अब जरा ध्यान से इसको समझिए। इसका मतलब जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तापमान में कमी आ रही है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तापमान में कमी आ रही है। अब हम इस लाइन पे अगर तापमान देखें तो यहां तो 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां के अगर हम तापमान को देखें तो यहां तापमान कुछ और होगा, ठीक। यहां तापमान कुछ और होगा। तो मान लीजिए यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहां पर भी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा होगी। और यहाँ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ये गलती से जुड़ गया है, ये मिलेगा नहीं। नहीं पता चले आप यहाँ मिला दो, कहो आप सर तो यहाँ मिला दिए थे आप, तो मेरे लिए ही सर दर्द हो जाए, है ना। तो ये मिलता हुआ नहीं रहेगा, मिलेगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ये अलग कर दिए इसको हम, क्लियर। यानी कि यहाँ तापमान क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। इस लाइन पर तापमान क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तापमान क्या होगा, इस जगह पर हो सकता है 18 हो सकता है यहाँ 15 हो, यहाँ हो सकता है यहाँ 14 है, और फिर ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊपर तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये उत्तर की ओर क्यों जा रहा है, स्थल जलीय भाग पर। ये क्या है, अटलांटिक महासागर है, तो ये उत्तर की ओर क्यों जा रही है, क्योंकि समताप रेखा सीधी भी जा सकती थी, स्थल पर दक्षिण की ओर जा रही है और जलीय भाग पर उत्तर की ओर। यानी यहां भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहां स्थल पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहां पर 8 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 4, यहाँ 8 हो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, फिर यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहाँ दक्षिण में यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस क्यों, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस क्यों है। अब जरा ध्यान रखना है, क्या, दो बातों का। पहली बात, हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा है, ये जो क्षेत्र है यहां पर गर्म जलधारा, वार्म ओशनिक करंट, वार्म ओशनिक करंट चलती है यहां से। अब देखिए, अभी जो चूंकि ओशियानिक करंट को मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन आप ये समझिए, जल का ऐसा भाग जिसका तापमान अधिक है, वो गति करता हुआ, मूव करता हुआ यहां से यहां पहुंच रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है। तो गर्म जल जहां जहां जाएगा उस भाग का तापमान बढ़ा देगा। तो यहां पर आया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर तापमान कम होना चाहिए था, यहां पर तापमान कम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तापमान अधिक क्यों है, क्योंकि अगर यहां 10 डिग्री सेल्सियस है, यहां 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस लाइन पर भी 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए था तापमान। अगर यहां 5 डिग्री सेल्सियस है तो नियम ये कहता है कि यहां भी 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन यहां 10 डिग्री सेल्सियस, इसी के बराबर में यहां 10 डिग्री सेल्सियस है और जमीन पर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर तापमान क्यों बढ़ गया, क्योंकि गर्म जलधारा यहां पर गई और गर्म जलधारा इस भाग के तापमान को बढ़ा दिया। इस भाग के तापमान को बढ़ाने की वजह से
यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, इस पूरे क्षेत्र का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, होना क्या चाहिए था 5। अब चूंकि यहाँ का तापमान 10 है, यहाँ का तापमान भी 10 है, इसलिए इसको जोड़ने वाली रेखा ऐसे तिरछी जा रही है और आपको ये दिख रहा है कि उत्तर की ओर जा रही है। यानी सर्दियों के समय अटलांटिक महासागर के अगर हम तापमान का वितरण देखें तो समताप रेखाएं उत्तर की ओर जाते हुए दिखेंगी जलीय भाग में, और स्थलीय भाग में ये दक्षिण की ओर जाते दिखेंगी। दक्षिण की ओर क्यों जाते दिखेंगी? यानी यहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तापमान 10 डिग्री से, ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे कारण है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। लेकिन इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करके बताइए। फैजान बताइए, क्लियर हो गया? और भी कारण धीरे धीरे आते चले जाएंगे, हम आपको इस पे समझाते चले जाएंगे, क्योंकि एक बेसिक जानकारी अगर आपके पास हो जाएगी। देखिए ब्रिजेश कह रहे हैं रिपीट वालों से मुझे बहुत दिक्कत है। दिक्कत यह है पहली बार में क्यों नहीं समझ में आया। अगर पहली बार समझ में आ गया तो या तो नहीं समझ में आया, ये कह सकते हो। आप कहते हो जब रिपीट तो मतलब आप मेरा समय बर्बाद कर रहे होते हो। या तो समझ में आया तो आप बोलिए समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा। रिपीट करने का मतलब होता है जब आप कहते हो रिपीट कीजिए, इसका मतलब आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। समझ में आ गया है? लेकिन मोहित स्पेसिफिक हीट बताऊंगा मेरे भैया, घबराओ नहीं, ठंड रखो, स्पेसिफिक हीट बताऊंगा। दांत का दर्द काफी हद तक ठीक है, थोड़ा मोड़ा बस बचा हुआ है, बोलने से भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब नहीं करता हूं, क्लियर? अब देखिए जैसे इन्होंने कहा ब्रिजेश भैया मेरे कि दोबारा बोल दीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं इस लाइन पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, क्लियर? लेकिन जब मैं ऐसे कह दे रहा हूं कि इस अक्षांश पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लेकिन जब मैं थर्मामीटर लेके मापने पहुंचा तो देखा यहां जमीन पर ये ऐसे नीचे की ओर जा रहा है और पानी पर ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। तो मुझे लगा भाई यहां भी 10 डिग्री सेल्सियस, यहां भी 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान कम होगा। तो यहां से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, यहां तो तापमान कम होना चाहिए, इसकी तुलना में यहां पर तापमान कम होना चाहिए, लेकिन यहां तापमान कम नहीं हो रहा है, यहां तो बढ़ता हुआ मिल रहा है। भाई यहां अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहां 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहां 5 होना चाहिए, क्योंकि उत्तर है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान कम होगा। हमको ये पता है पहले से ही, क्योंकि सूर्य तप की, इंसोलेशन की कम प्राप्ति होती है। लेकिन मिला 10 डिग्री सेल्सियस यहां भी। इसके पीछे हम कारण खोजने पहुंचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर गर्म जल धाराएं चलती हैं, और गर्म जल धाराएं जब चलती हैं तो इस भाग का तापमान बढ़ा देती हैं। तो जो तापमान यहां पर है 10 डिग्री, वो तापमान यहां पर इसके नीचे कितना हो गया? बढ़ता चला गया। क्लियर है? वार्म ओशियानिक करंट, गर्म जल धाराएं अलग टॉपिक है, ओशनोग्राफी में उसे समझाया जाएगा ना, समुद्र विज्ञान में उसे समझाया जाएगा। ठीक, यहां बस ये समझिए कि समुद्री जल का वह भाग जो नदी के समान गतिमान होता, मान लीजिए पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, और समुद्र का ये भाग, ये जल एक निश्चित दिशा में नदी की तरह गतिमान है, एक निश्चित दिशा में, तो इस जलीय भाग को कहेंगे ओशियानिक करंट। अगर ये गर्म है तो गर्म समुद्री जलधारा, अगर ये ठंडी है तो ठंडी समुद्री जलधारा। तो यहां से गर्म समुद्री जलधारा जा रही है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। नाम क्या है इसका? गल्फ स्ट्रीम है। तो अटलांटिक महासागर में पहले, अगर इक्वेटर पे यहां देखेंगे, ऐसे इक्वेटर यहां पर है, तो इक्वेटर से देखेंगे
तो इक्वेटर पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पर केप सॉरॉक है। केप सॉरॉक से साउथ इक्वेटोरियल करंट दो भागों में विभाजित होती है। उसके बाद साउथ इक्वेटोरियल करंट का एक भाग उत्तर की ओर जाता है और पूरा का पूरा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है। उसके बाद केप हैट्रस के पास दोनों मिल जाती हैं। उसके बाद बनता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, तो यहाँ का तापमान बढ़ा देता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि समताप रेखाएं जनवरी माह में सर्दियों का समय, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का समय, और हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो भी ये उत्तर की ओर जाते हुए दिख रही हैं। बात क्लियर? चलिए, तो अब हम आप इस चित्र की ओर आते हैं। आपको दिख रहा है जहां जहां गर्म जलधारा जा रही है उत्तर की ओर, क्लियर? यहां भी गर्म जलधारा जा रही है, यहां क्यूरोसियो गर्म जलधारा चलती है, क्यूरोसियो गर्म जलधारा चलती उत्तर की ओर। अगर इसी समय हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें, इसी समय जनवरी के महीने में अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो समताप रेखाएं, ये 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, ये 20 डिग्री सेल्सियस की। बस देखिए, यहां दक्षिण की ओर फिर उत्तर की ओर। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देख रहे हो तो आप देखोगे लगभग अक्षांशों के समानांतर चल रही हैं, लगभग सीधी हैं। आप देख रहे हो बहुत अधिक कहीं कहीं विचलन है, लेकिन लगभग सीधी हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में समताप रेखाओं में विचलन कम होता है। विचलन मतलब मुड़ना, है ना, कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, दक्षिणी सदर्न हेमिस्फीयर में कम है। कारण क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में वाटर बॉडी अधिक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास अधिक है। आप देखिए नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, अफ्रीका का उत्तरी भाग सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए केवल दक्षिणी अमेरिका का एक बड़ा भाग, अफ्रीका का एक छोटा सा भाग और ऑस्ट्रेलिया, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो लैंड मास, जमीन की अधिकता उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसका परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? कुछ फैक्ट यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में भूसंगति और जलधाराओं का प्रभाव स्पष्ट होता है। इसका मतलब होता है एयर मास। एयर मास मतलब वायु राशि, वायु का ऐसा भाग, एयर का ऐसा भाग जिसमें हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से ताप, दाब, आर्द्रता में समानता पाई जाती है, उसे एयर मास कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। तो जहां ठंडी हवा आएगी वहां का तापमान घटा देगी, गर्म हवा आएगी तापमान बढ़ा देगी। इसलिए जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। बता दिया हूं क्यों हो जाती हैं। समुद्री जलधाराओं का प्रभाव इसके ऊपर ये प्रभाव है। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। प्रशांत महासागर में महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में अगर देखोगे तो क्यूरोसियो जलधारा चलती है, इसलिए उत्तर की ओर मुड़ जाती है। महाद्वीपों का प्रभाव, यूरोप की सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है, समताप रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। चित्र देखिए, ये समताप रेखाएं क्या है, दक्षिण की ओर मुड़ रही हैं। क्यों? यहां पानी पर तो उत्तर की ओर है, महाद्वीप पर दक्षिण की ओर है। क्यों? क्योंकि जमीन है, जमीन ठंडा जल्दी हो जाता है, पहली बात। दूसरी, ठंडियों में यहां से ठंडी हवाएं आती हैं, ध्रुवों की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं और यहां का तापमान कम हो जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस की लाइन ये है, मान लीजिए ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये 0 डिग्री सेल्सियस की लाइन है। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ -5 है, यहाँ -10 है, ऐसे समझिए, -10, 20, 25 जो भी है, तो यहाँ माइनस में जा रहा है, तापमान और कम हो जा रहा है, क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं यहाँ आ रही, यहाँ भी उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही है जमीन पर।
इसलिए तापमान कम हो रहा है, इसलिए समताप रेखा दक्षिण की ओर मुड़ रही है। ठीक, तो जनवरी महीने में सागरी सतह पर समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि गर्म जल धाराएं तापमान को बढ़ाती हैं। कहाँ? जलीय भाग में। दूसरा, जनवरी माह में समताप रेखाएं स्थल पर यानी आइसोथर्म लैंड मास पर साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि स्थल ज्यादा ठंडे होते हैं। स्थल ज्यादा क्यों ठंडे होते हैं? दो कारण। एक तो सूर्य की किरणें सादर्न हेमिस्फीयर में सीधी चमकती हैं दक्षिण जनवरी महीने में, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उसके रेफरेंस के लिए, और उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं, तो ये स्थिति बनती है। साउथ में इसलिए नहीं जा रहा मेरी बहन या भाई जो भी हो, यहां पर पानी है ना, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, जमीन की मात्रा ही कम है ना, जमीन की मात्रा ही कम है। और अभी स्पेसिफिक हीट बताऊंगा। जब दो जगहों में अंतर होगा ना, जैसे यहां पर, यहां जमीन है, यहां जमीन है, बीच में पानी है, तो ये जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, ये जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, लेकिन पानी देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। अब देखिए, सर्दियों का समय आ गया, जमीन बहुत ठंडा हो गया, ये भी और ये भी, और बीच में पानी है, पानी जल्दी नहीं ठंडा होगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, इसीलिए समताप रेखा कहीं उत्तर कहीं दक्षिण, ऐसे चलेंगे, दक्षिण की ओर इधर, यहाँ उत्तर, फिर नीचे दक्षिण की ओर स्थल पे आएंगी। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जगह ये है, ये जमीन है, और यहाँ भी जमीन है। ठीक, यहाँ जमीन है, तो जमीन जल्दी ठंडा हो जाता है। अब आप देखिए समताप रेखा की स्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर ये ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, यहाँ पर ये नीचे की ओर, यहाँ से ये नीचे की ओर, तो यहाँ तापमान कम, यहाँ तापमान कम, यहाँ तापमान कम, यहाँ तापमान देखिए ये वाला स्थिति। फिर नीचे स्थल पर कहाँ है? दक्षिण की ओर। स्थल पर कहाँ है? दक्षिण की ओर। महासागर में कहाँ है? उत्तर की ओर। महासागर में कहाँ है? उत्तर की ओर। नहीं भाई, एच लेना गलती नहीं थी। माइंड में देखिए, अगर पुरानी चीजों से रिलेट करके आप नहीं देखोगे अनिकेत जी, तो कैसे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, मैं आपको ये बात बताया हूँ, एक बार और समझिए मुद्दे को। अगर आप वनडे की तरह इसे पढ़ना चाह रहे हो कि आप पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हो और सोच रहे हो वनडे, यहाँ तो मुख्य परीक्षा लिखना पड़ेगा, इसी पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। आप सोचिए ध्यान से, ये लाइन जो है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन पर अब ये देखिए, मैं भूमध्य रेखा बना दे रहा हूं, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और ये समताप रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है, और ये बताया मैं समताप रेखा, ये 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, आइसोथर्म है। ठीक, होना ये चाहिए, अगर पानी होता तो पूरा ऐसे ही होता, लेकिन यहां पर क्या आ गया? जमीन आ गया। यहां पर क्या आ गया? एक जमीन आ गई। ये भाग जमीन है, ये भाग जमीन है। ठीक, अब स्थिति बदल जाएगी कि नहीं? कहोगे क्यों बदलेगी? अब आप सोचिए, यहां से एक गर्म जलधारा आ रही है, इस भाग से एक गर्म जलधारा ऐसे जा रही है, गर्म पानी जा रहा है यहां से। कैसा है ये? गर्म जल है, गर्म जल है। तो अगर ये जल गर्म है तो इसका तापमान अधिक होगा, सिंपल सी बात है। और मैं कह रहा हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो यहां मान लीजिए ये यहां 10 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो गर्म जल है इसका तापमान अधिक है, ये इसका तापमान अधिक है। तो ये जब गर्म जल जाएगी तो यहां का तापमान बढ़ा दिया, यहां 10 डिग्री सेल्सियस की बजाय यहां 20 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया, यहां 20 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे जब जल उत्तर की ओर जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि जल ठंडा नहीं होगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। इस जल का तापमान यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस था,
यही जल जब यहाँ तक आया तो ठंडा होते होते 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यही जल जब यहाँ जाएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। एक ठंडा होगा ना धीरे धीरे। कोई भी पानी अगर होगा, गर्म कर दिया एक बार, अगर वो ठंडे प्रदेश में जाएगा तो धीरे धीरे वो ठंडा होगा। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मैं समताप रेखा अगर मुझे बनाना है, समताप रेखा बनाना है, तो 10 डिग्री की लाइन ये है, तो ऐसे खींचेंगे 10 डिग्री की लाइन। लेकिन यहाँ 10 डिग्री यहाँ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ मिलाना पड़ेगा। फिर यहाँ 10 डिग्री ऐसे है, तो हमको ऐसे क्या करना पड़ेगा, नीचे की ओर लाना पड़ेगा इससे मिलाने के लिए। ठीक, यहाँ पर कितना तापमान है, 20 डिग्री, इसलिए ये क्या है, जल पर उत्तर की ओर है। यहाँ तापमान क्या है, 10 डिग्री, तो स्थल पर दक्षिण की ओर है, स्थल पर दक्षिण की ओर है, और जल पर उत्तर की ओर है। यहां से भी उत्तर की ओर, यहां से भी उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ 20 डिग्री है, हमको 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा खींचनी है। तो तापमान क्या हो गया, प्रहलाद जी, ऐप पर ही लिंक होता है, ऐप पर ही ना, टेलीग्राम पर जुड़ने वाला एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। क्लियर है? अब ये बात क्लियर है सबको? यहां तक तो अब क्लियर हो गया। इससे इससे बेसिक मैं क्या बताऊंगा, आप बताइए। यहां क्लियर हो गया। अब आप ये कहोगे स्थल पर ये ठंडा क्यों है, तो दो कारण है। जनवरी का महीना सर्दियों का होता है तो तापमान कम ही रहेगा। दूसरा कारण एक और आ जाता है कि उत्तर से यहाँ ठंडी हवाएं आती हैं, उत्तर की ओर से यहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं, उत्तर से यहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं। कोल्ड विंड कहिए या एयर मास कहिए। अनिकेत, अब समझ में आया? अनिकेत, समझ में आ गया? देखिए, सबको समझ में आ गया, आंचल को, सुग्रीव को, मानसी को, चंदन को, प्रहलाद को, कमलेश को, सबको समझ में आ गया। अनिकेत, आप बताइए। ये जलधाराएं स्थलीय तापमान के एकदम एग्जैक्ट बराबर ही कर देती हैं? नहीं भाई, दोनों अलग अलग है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अनिकेत नहीं बोल रहे हैं, जिसने कहा नहीं समझ में आया, बाकी सबको समझ में आया। जिससे पूछ रहा हूं वही नहीं बोल रहा है। जाओ भैया, जब तुम नहीं बोलोगे तो मैं तो मान के चलूंगा आपको समझ में आ गया। चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई। याद रखिएगा, ये यूपीएससी में स्टेटमेंट सीधे सीधे लिख दिया जाता है। ठीक, देखिए, अब देखिए, साइबेरिया के मैदान पर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी के मध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि साइबेरिया के मैदान पर, अभी साइबेरिया को मानचित्र में दिखाता हूं, देखिए, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के साथ साथ 80 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी के का मध्य यानी एवरेज टेम्परेचर समझिए 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब इस चित्र में दिखाता हूं मैं आपको, चित्र देखोगे तो आप समझोगे चीजों को। देखिए, हम इस लाइन को ऐसे कर, यहां पर ना ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री की लाइन है। यहाँ लिखा नहीं है 0 30 60, लेकिन अनुमान लग जाएगा ना। देखो, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 30 डिग्री की लाइन है, ये 60 डिग्री की लाइन है, 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड।
तो 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की ओर देखो, इस पूरे रीजन का तापमान, इस पूरे रीजन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, जैसा बताया जा रहा है। ठीक, अब ये आप कहोगे कैसे? तो मध्य के अंतर का तापमान, यहां देखिए, अब आप लाइन पढ़ता हूं मैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्या कह रहा है? 60, 80 और 60, 50। एक लाइन, एक चीज और यहां पर मैं मेंशन कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 60 डिग्री अक्षांश, 0, 30, 60, 60, यानी ये यहाँ आएगा तो 60, और ये बन जाएगा कहीं इस बीच का, यानी यहां से इस बीच के तापमान की बात कर रहा है, इस बीच के तापमान की बात कर रहा है। इसका तापमान लगभग बराबर ही रहता है क्योंकि ये आंतरिक भाग है। अब ध्यान सुनिएगा, इस पूरे क्षेत्र का तापमान बहुत कम होता है जनवरी के महीने, 20 डिग्री सेल्सियस दिमाग से भी हटा दीजिए। इस पूरे भाग का तापमान जनवरी के महीने में, उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध, और ये साइबेरिया का मैदान है, 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और 50 डिग्री, ये 50 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 80 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इस भाग का तापमान बहुत कम होता है जनवरी के महीने। क्लियर? इसके पीछे ताप कारण ढेर सारे हैं। अब एकदम वार्षिकांक में चले जाओगे तो छोड़ दो। एक एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो ध्रुवों से ठंडी हवाएं आती हैं, ध्रुवों की ओर से, पोलर रीजन से कोल्ड एयर मास आता है, और जिसकी वजह से इस पूरे रीजन के टेम्परेचर को कम कर देता है। और एक चीज और यहां ध्यान रखने की बात है, अगर कहीं पर्वतीय क्षेत्र, अगर किसी भाग में अगर पर्वत ऐसे है, माउंटेन ऐसे है, ऐसे माउंटेन है, तो यहां से अगर हवा जा रही है, ये माउंटेन है, तो हवाओं को रोक लेता है और इस भाग को प्रभावित होने से बचा लेता है। जैसे हिमालय, भारत के संदर्भ में देखोगे तो हिमालय यही काम करता है, क्योंकि हिमालय पूरब से पश्चिम विस्तृत है या पश्चिम से पूरब विस्तृत है। लेकिन चाहे वो रसिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, आमतौर पर जो पर्वत श्रेणियां हैं ऐसे हैं, या तो ऐसे हैं, उत्तर दक्षिण की ओर है, या तो ऐसे ऐसे हैं। तो ये गैप से हवाएं आती हैं, इस गैप से हवाएं, ठंडी हवाएं आती हैं, पूरे क्षेत्र को ठंडा कर देती। अनिकेत एकदम परेशान ना हो, आप मुझे पर्सनली बात कर लीजिएगा ना, मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर? ठीक, अन्य क्षेत्रों का तापमान अलग अलग देखिएगा आप। अब ये रटना नहीं है, अब यहाँ पर आपको रटना नहीं है कि कहाँ का तापमान कितना पाया जाता है। आपको ये नहीं रटना है कि इस अक्षांश पर 20 डिग्री होता है, इस अक्षांश पर 10 डिग्री होता है, इस पे 5 डिग्री होता है, ये नहीं रटना है। इसको रटने के पीछे आप मत जाइएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है, स्थल पर समताप रेखाएं दक्षिण की ओर और जल पर समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में इतना डिफरेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि जल और स्थल में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा जलीय भाग है, यहाँ ज्यादा स्थलीय भाग, इसलिए अंतर आ जाता है। एक अगली बात पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है, समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता की तीव्रता कम होती है। तो वही बात बता रहा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति बनती है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। और टेम्परेचर किसी जगह का मत याद रखिएगा, नहीं तो आप फंसोगे, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है। इस मानचित्र को जरा सा मैं जल्दी से बना देता हूं ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे।
थोड़ा सा ये मानचित्र एनसीईआरटी में ना ऐसे ही दिया हुआ है, तो मेरी मजबूरी है, एकदम हल्का दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा डार्क देता हम लोगों के लिए आसान हो जाता। एनसीईआरटी से ही ये मानचित्र लिया गया है, थोड़ी सी मेरी मजबूरी हो जाती है। जैसा दिया हुआ है स्पष्ट आया जाए आपको, ये ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब आपको मानचित्र स्पष्ट दिख रहा होगा। अब जुलाई के महीने का तापमान देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 20 डिग्री की समताप रेखा। देख रहे हैं आप, ये 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है। क्या अंतर देखा आपने? यहां देखोगे आप तो ये 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है। ये 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। ठीक, ये 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। क्लियर? यहां से ऐसे ये आ रही है, ये ऐसे जाके ऐसे आप देख रहे होगे, स्थल पर लगभग सीधी है, स्थल पर लगभग सीधी है। अब आप दक्षिणी गोलार्ध में भी इसको देखिए, यहाँ ढेर सारी चीजें बताने के लिए हो जाती हैं, लेकिन चूंकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ के ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा है ये मानचित्र पर स्पष्ट रूप से? देखिए, जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। कैसी दिख रही हैं? अक्षांशों के समानांतर, लगभग लगभग समानांतर, यानी पैरेलल, उसके साथ साथ। ठीक, अब ऐसा नहीं कि 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री अक्षांश पर 10 डिग्री की समताप रेखा होगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 10 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है, ये लैटिट्यूड लाइन है 10 डिग्री की। अब मान लीजिए 20 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा इसके ऊपर चलेगी। यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस की, 40 डिग्री सेल्सियस की, यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा हो सकती है। ठीक, लेकिन अक्षांश के लगभग समानांतर चलेंगी, ये आपको दिख रहा है। क्यों होगा अभी बताइए। विषुवत-रेखी महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अभी देखिए, ये पूरा जो इक्वेटोरियल रीजन की जब हम बात करते हैं, हम जीरो से 10 नॉर्थ और 10 साउथ, है ना, कभी कभी हम 5 नॉर्थ और 5 साउथ भी लेते हैं। इस रीजन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखी क्षेत्र कहा जाता है। अब इस पूरे रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 27 डिग्री प्लस होता है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये 30 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, ये 30 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, और ये भूमध्य रेखी क्षेत्र से होकर आ रही है। ठीक, तो इक्वेटोरियल रीजन का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सही। एशिया के उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री से अधिक पाया जाता है। अब आप जुलाई के महीने की बात करो, अब जरा ध्यान से इस बात को से देखो। मान लीजिए ये 30 डिग्री
अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड लाइन, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, कह रहा है कि इस पर जो टेम्परेचर होता है, इस पे जो टेम्परेचर होता है +30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जून के समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, तो यहां पर तापमान सनरेज सीधा पड़ेगा, सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी, आपको याद होगा मैं ऐसे बताया था, जब ये सूर्य है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो कम क्षेत्रफल पर अधिक एनर्जी की प्राप्ति होगी, तो यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इस भाग पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा। यानी अगर हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन की, तो ये हो गया इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ टेम्परेचर +27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर, इस रीजन पे टेम्परेचर +30 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है यहाँ सनरेज इस समय जुलाई के महीने में सीधी लगभग पड़ रही होती हैं, ठीक, इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है। जी हाँ, आज सभी क्लासेस चलेंगी, शायद पॉलिटी की क्लास न चले आज, और शायद साइंस की क्लास न चले, पॉलिटी और साइंस की क्लास शायद आज न चले। क्लियर? 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। और 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज क्यों किया जाएगा? देखिए, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की, इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन नियम ये कह रहा है कि यहाँ 27 है तो यहाँ 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 की जगह 30 क्यों हो जाता है? क्योंकि सनरेज सीधा चमकता है, इसलिए 25 की जगह 30 हो जाता है। लेकिन इसके बाद कहीं भी सनरेज स्ट्रेट नहीं होता है, इसलिए यहां से उत्तर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। तो ये जुलाई के महीने की समताप रेखाएं हैं, और जुलाई के महीने की समताप रेखाओं को देखोगे तो लगभग अक्षांशों के समानांतर होती हैं, लैटिट्यूड, बहुत अधिक विचलन नहीं होता है, बहुत अधिक मुड़ती नहीं है। अब देखते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापांतर, यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब अधिक मैक्सिमम मिनिमम का अंतर, अधिक व कम का अंतर। बात क्लियर? सर्वाधिक तापमान और सबसे कम तापमान का अंतर, क्लियर? इसे हम रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसको एक बार हम, इस चित्र को फिर एक बार हम तैयार कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए और जो को आप समझ पाओ। ये ना आप लोगों को बेसिकली समस्या क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं और सारी बातें आपको बताई नहीं गई हैं, और एनसीईआरटी में ये दे दिया गया है इस चैप्टर में, तो हमें मजबूरी है, जब आप समुद्री जल धाराएं आदि पढ़ लोगे तो आप इसको और आसानी से समझ पाओगे। एयर मास पढ़ लोगे, ओशियानिक करंट पढ़ लोगे तो इसे और आसानी से आप समझोगे। लेकिन चूंकि एयर मास आपने नहीं पढ़ा है अभी, ओशियानिक करंट नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन टेम्परेचर का चैप्टर पहले ही पढ़ना मजबूरी है, इसलिए अब देखिए रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की जाए तो दो बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको दिखाई देगा। यहां देख रहे हो ये रीजन, यहां पर रेंज ऑफ टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। यहां पर रेंज ऑफ टेम्परेचर है इस भाग में 50 डिग्री सेल्सियस। रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी गर्मियों का तापमान और सर्दियों के तापमान में बहुत बड़ा अंतर। अब आप देखिए 60 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके की बात करें तो विंटर में, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां विंटर में
विंटर में टेम्परेचर चला गया -40 डिग्री सेल्सियस, और समर में टेम्परेचर चला गया +20 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में तापमान कितना है -40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। भाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए आप कहोगे प्लस माइनस का ये डिफरेंस कैसे है। अब जरा देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस, फिर एक 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर ऐसे बढ़ रहे 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत पतला लिख रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, हम 20 कर लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये देखिए 0, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इधर तापमान बढ़ रहा है, इधर तापमान घट रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ माइनस है, इसको जगह छोड़ा हूँ कलर चेंज करने की। यहाँ -10 है, यहाँ -20 है, यहाँ -30 है, यहाँ -40 है। ठीक, तो साइबेरिया के उस क्षेत्र में सर्दियों का तापमान जो गया वो -40 यहाँ पर चला आया, -40 पे आ गया, और गर्मियों का तापमान जो गया वो +20 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो यहां से यहां तक का तापमान कितना हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, यहां से यहां तक का तापमान कितना हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचो, यहां से यहां चलोगे तो पहले 0 मिलेगा, फिर ये 20 मिलेगा, तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा। यहाँ तो 0 है, टोटल डिफरेंस आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस का, 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो ये स्थिति बनती है इस क्षेत्र में, साइबेरिया में। तो सर्वाधिक जो तापांतर पाया जाता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है, यूं कहें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है, वो पाया जाता है यूरेशिया कॉन्टिनेंट में के उत्तरी पूर्वी। ये देखिए, यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया कहा जाता है। अगर यहाँ से ये यूरेशिया है तो इसका ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और वो पाया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस का। सर्दियों का तापमान -40 और गर्मियों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक, या सर्दियों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। इस तरह की इस कंडीशन बनती है। इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है, महाद्वीपीयता क्या होता है, ये बात समझिए। मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब आप इस बात को समझिए, यहां कोई तट पर शहर स्थित है, यह तटीय क्षेत्र है, और ये आंतरिक भाग है। तो तटीय भाग पर समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं और इस भाग के टेम्परेचर को कम कर देती हैं गर्मियों के समय। लेकिन ये ठंडी हवाएं इस भाग तक नहीं पहुंच पाती, इस भाग तक नहीं पहुंचती। तो गर्मियों के समय इसका तापमान चला जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ कोल्ड विंड आ रही है, कोल्ड विंड आ रही है, तो इस भाग का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता। यहाँ टेम्परेचर रह गया 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान भी बढ़ना चाहिए था, गर्मियों का समय है, गर्मियों का समय है, तो यहाँ का भी तापमान बढ़ना चाहिए, यहाँ का भी तापमान बढ़ना चाहिए। लेकिन समुद्र के तट पर है ये, और समुद्र के तट पर होने के कारण समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं इस एरिया में पहुंचती हैं और यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। ये हवाएं यहां तक नहीं पहुंच पाती,
जिसकी वजह से यहाँ के तापमान को ये कम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान गर्मियों के समय बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बात समझ में आई? 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ का तापमान ठंडी हवाओं के कारण 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अगर ये महाद्वीप के अंदर नहीं होता, तट पर होता, तो यहां का भी तापमान 25 होता। तो चूंकि ये महाद्वीप के अंदर है, महाद्वीप के अंदर होने के कारण इसका तापमान अधिक है, तो इसे कहते हैं महाद्वीप का प्रभाव। इंग्लिश में कहते हैं और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है महाद्वीपीयता। ठीक, तो महाद्वीप के अंदर होने के कारण इसका तापमान या प्रभाव बढ़ रहता है, या तापमान बहुत कम हो जाता है, या तापमान बहुत बढ़ जाता है। ठीक, तो उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, यानी महाद्वीपीयता। क्लियर? चलिए, सबसे कम तापांतर 3 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर पाया जाता है। सबसे कम तापमान कहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पाया जाता है? 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे कम तापांतर पाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? सूर्य की किरणों का अच्छा तापमान देना। अब आप देखिए, याद रखिए इस बात को, ऐसे देखिए इसको, ये है 15 डिग्री और ये है 20 डिग्री। क्योंकि यहाँ जलीय भाग की अधिकता है, यहाँ स्थलीय भाग की अधिकता। इस पर अगर मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हो, तो भी यहाँ बहुत तिरछी नहीं पड़ रही हैं, या यहाँ सीधी पड़ रही हो तो यहाँ बहुत तिरछी नहीं पड़ रही हैं। अगर ये 40 पे होता तो बहुत तिरछी हो जाती, अगर ये 40 पे इधर होता तो बहुत तिरछी हो जाती। इसलिए सूर्य के द्वारा पर्याप्त तापमान मिलता रहता है। इन क्षेत्रों में कभी सर्दियों की स्थिति नहीं बनती है, हमेशा ये क्षेत्र गर्म बने रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जैसे भारत का दक्षिणी भाग, क्या तमिलनाडु में सर्दी पड़ती है? आप कहोगे नहीं। क्या केरला में सर्दी पड़ती है? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है और इक्वेटर के पास होने के कारण सूर्य की किरणों से अधिक एनर्जी प्राप्त होती रहती, क्योंकि बहुत अधिक तिरछी नहीं पड़ती हैं। जी हाँ, एकदम सही प्रदीप। समुद्र के निकट बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, उमस बढ़ जाती है। आर्द्रता के कारण ना उमस बढ़ जाती है, गर्मी बहुत अधिक नहीं पड़ती। जैसे दिल्ली में गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तापमान नहीं होता समुद्र के तट पर, उमस अधिक होती है। बात क्लियर? तो ये स्थिति बन जाती है, बहुत अधिक तापांतर नहीं रहता, क्योंकि सर्दियां नहीं पड़ती, पूरे साल गर्म रहता है, तो तापमान का अंतर ज्यादा नहीं रहता है। अब अगला पॉइंट आता है तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस। सामान्यतः हम क्या जानते हैं? कमेंट करके 4-5 लोग। गुजरात में भी, जी हाँ एकदम सही, गुजरात में तटीय भागों में सूरत पहुंच जाओ आप। तो भरत, प्रदीप, अंशु, माया, दीपक, यहाँ क्या कम समझ में आ रहा है? अब बताइए यहाँ क्या कम समझ में आ रहा है? मान लीजिए समर का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और विंटर का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। तो तापांतर हो जाएगा, इन दोनों को घटा दोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस। इसका तापांतर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही तो समझा रहा था मैं। तापांतर, सबसे अधिक महीने का तापमान और सबसे फिर से लाइन बोलता हूं, सर्वाधिक गर्म महीने का तापमान और सर्वाधिक ठंडे महीने के तापमान के अंतर को दिखाया जा रहा था। वो है तापांतर, वार्षिक तापांतर जिसे कहते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसे कहते हैं।
तो समर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, विंटर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों प्लस में है, तो अंतर कितना आया? 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं कहूं समर का तापमान है, समर का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस और विंटर का तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहोगे 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। ये है रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये ऐसा रेंज ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है साइबेरिया में। कहाँ पाया जाता है? ये वाला साइबेरिया में पाया जाता है, साइबेरिया में या उच्च अक्षांशीय हायर लैटिट्यूड वाले रीजन में। दूसरी बात, हमने कहा कि 15 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस रीजन में रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस रीजन में और इस रीजन में रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है 3 डिग्री सेल्सियस का। कितना होता है? 3 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां गर्मियों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जिसे हम सर्दी कहते हैं उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर अगर हम गर्मियों के तापमान को कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, सर्दियों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका डिफरेंस 3 डिग्री सेल्सियस आया, इसका डिफरेंस 3 डिग्री सेल्सियस आया। तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर तापमान में बहुत अंतर नहीं होता है, इसलिए सबसे कम तापांतर यहीं पर पाया जाता है उष्णकटिबंध में। वैसे भूमध्य रेखा पर तो और अंतर आता है, मतलब आएगा। बात क्लियर? तो ये कहा 15 और 20 की स्थिति बता दिया, मैं दोबारा बता दिया, और ये पार्ट फिर ऊपर जाएगा। तुम भाई तुम यहां, ठीक। अब हम आते हैं इनके पास टेम्परेचर इन्वर्जन पर। देखिए सामान्य दशा में हमें क्या पता है, अब क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा था कम समझ में आया, दीपक क्लियर हुआ? दीपक भैया, सामान्य दशा में अगर हम सतह से ऊपर जाएं तो तापमान पर, टेम्परेचर पर, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, अगर सतह से ऊपर जाया जाए, सतह से ऊपर जाया जाए तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दीपक समझ में आ गया? आप बताइए, और दूसरे बच्चे ये बताएं कि सतह से ऊपर जाया जाए तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिभा जी तो कह दी समझ में आ गया, मैंने पूछा था दीपक से। लवी क्लियर है सबको? ब्रजेश ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा होता है, कहीं भी जहां ठंडी प्रदेश हो वहां ऐसा होता है। बहुत बढ़िया दुर्गा, शाबाश, घटेगा। नीलम बहुत बढ़िया। यानी पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। ये सामान्य स्थिति होती है, एकदम क्लियर है, ये सामान्य स्थिति होती है। लेकिन अगर हम सतह से ऊपर जाएं, यहां है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और ऊपर आपको मिल जाए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, या यहां 10 कर ले, ऐसे कर, ठीक। आप समानता क्या देखोगे? यहां जो टेम्परेचर है, यानी अगर यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर 13.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे ही तो होगा। ये 13.5 ये होगा, ऊपर जाते हुए तापमान कम मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि सतह के पास तापमान कम हो और ऊपर जाए तो तापमान बढ़ता मिले, ऐसी स्थिति को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर इन्वर्जन
तापीय प्रतिलोमन, क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन। क्लियर? चलिए अब आप देखिए, अब ध्यान, सामान्य दशा में सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन अगर हम सतह से ऊपर जाएं और तापमान बढ़ा हुआ मिले, यानी विपरीत की स्थिति मिले, तब हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक। अब देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब नीचे कम ऊपर अधिक तापमान, नीचे कम ऊपर अधिक तापमान, इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कैसे कैसे घटित होता है, ये कई तरीके हैं। आगे जब मैं यूपी पीसीएस वाली क्लास में आऊँगा तो बहुत डिटेल में इसके लिए डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं? सबसे पहले सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात, शांत वायु। क्या क्या वर्ड है, ध्यान सुनिएगा। सर्दियों के समय बादल रहित आकाश और लंबी रात, शांत वायु, इतनी बातें हों तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। अब देखिए कैसे। मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए हमको ये दशा प्राप्त करनी है। हमको क्या प्राप्त करना है? हमको ये प्राप्त करना है कि नीचे तापमान कम हो और ऊपर तापमान अधिक हो। हमें ये कंडीशन प्राप्त करनी है। अगर मान लीजिए वायुमंडल में बादल हो, वायुमंडल में बादल हो, दिन के समय बादल नहीं है, दिन के समय मान लीजिए बादल नहीं है, सूर्य की किरणें आई, पृथ्वी की सतह को, ये सतह है, सरफेस है, पृथ्वी की सतह को गर्म कर दी, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से आई, अर्थ की सरफेस वार्म हुई और अर्थ की सरफेस से हीट अब रिलीज होगा, जो कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से जा रहा है। कब? रात में। ये तो दिन हुआ, घर तो दिन करो भाई, नहीं तो बच्चे कर जाएंगे। ये कहानी है दिन की, दिन में सूर्य आएगा। अब ये कहानी है रात की। अगर रात में आसमान में बादल है तो जब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, इसको लिख दे रहा हूं, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से जब हीट जाएगी तो बादल होगा, तो बादल इसको रोक लेगा। बादल कहेगा हीट कहाँ जा रही हो, हीट कहाँ जा रही हो? बादल पूछ रहा है। हीट कहती है मुझे अंतरिक्ष में जाना है। कहना पगली, नीचे जा और नीचे लोगों को गर्म कर। ये वापस भेज दिया, यहाँ से सबको वापस भेज दिया। इसे कहते हैं प्रतिलोम विकिरण, काउंटर रेडिएशन। क्या कहते हैं? काउंटर रेडिएशन। अगर ये बादल ना होता तो हीट निकलकर बाहर चली जाती, वायुमंडल ठंडा होता। अगर बादल रहेगा तो इस भाग का तापमान अधिक बना रहेगा। इसीलिए याद रखिए, जब वायुमंडल में गर्मियों के समय या वर्षा के समय आकाश में बादल छाए रहते हैं, दिन में धूप हुई हो और रात में बादल छा जाए तो रात एकदम उमस भरी हो जाती है, गर्मी लगती है। इसके पीछे कारण यही है। अब जरा देखिए, बादल को हटा के देखिए क्या होता है। ये तो कंडीशन हो गया बादल वाला। अब बादल वाला कंडीशन हटा दिया जाए। हट जा, अले कागा, अरे भाई तुम काहे। अब देखो जरा ध्यान से,
आप लोग जरा देखिए, ध्यान से देखिए। सूर्य की किरणें आई, लॉन्ग वेव सॉरी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और पृथ्वी से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से जा रही है। क्लियर? अब आप बताइए, जब हीट निकलेगी तो ये वाला भाग गर्म होगा। सिंपल सी बात, दिमाग लगा के सोचना है ना, दिमाग हटा के मत सोचना। जैसे मैं हाफ ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग होते हैं लड़के लड़कियाँ स्टीम लेते हैं, है ना, सर्दियों के समय खास करके चेहरे की गंदगी साफ करने के लिए, या सांस लेते हैं, भाप लेते हैं तो फेफड़ा खोलने के लिए। तो उस तरह से जरा समझिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि भाप है, तो हम ऐसे पास में हैं, हाथ पास में है, तो भाप से हमारा हाथ गर्म होगा। यानी अगर यहां से हीट निकलेगा तो वायुमंडल का ये भाग गर्म हो जाएगा कि नहीं? और मैंने कहा वायु शांत है, हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चलना है, तो ये वाला भाग गर्म हो गया। क्लियर? अब इसके ऊपर वाला भाग, इसके ऊपर वाला भाग ये भी गर्म होगा दो तरीके से। एक तो ये विकिरण रोक रहा है उससे, और दूसरा इस वायु के संपर्क में होने के कारण चालन से, कंडक्शन से, याद कीजिए कंडक्शन से पिछली क्लास में बताया था, एक दूसरे के संपर्क में आने से जब कोई चीज गर्म होती है तब उसे कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं। तो ये वाला वायुमंडल दो तरीके से गर्म हो रहा है। एक तो पृथ्वी से निकल के जो ऊर्जा जा रही है उससे गर्म हुआ, दूसरा इस वायु के संपर्क में है। भाई पृथ्वी की सतह के संपर्क में ये है तो ये ज्यादा गर्म होगा ना। जैसे हम मैंने पहले कहा भाप ले रहे हैं, है ना, तो चेहरा भाप के पास लेते आते हैं, स्टीम के पास लेते आते हैं तो ज्यादा जलन होती है। ऊपर कर लेते हैं तो चेहरे पे कम जलन, कम गर्म लगता है। तो ये भैया ऊपर वाले हैं, इनको कम गर्मी लगेगी। ये पास वाले हैं तो ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो इसका तापमान अभी क्या है? ज्यादा है। इसका तापमान क्या क्या है? कम है। तो यहां से भी हीट इसमें जा रही है, यहां से भी हीट इसमें जा रही है, और ये विकिरण तो रोक रहा है, उससे मिल ही रहा है। अब देखिए, रात के बज गए 12, सब लोग गए हैं सो। रात के बज गए 12, सब लोग सो गए हैं, लेकिन ये काम शुरू चल रहा है। पृथ्वी की सतह का तापमान चला गया है 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझने के लिए पृथ्वी की सतह का तापमान चला गया 0 डिग्री सेल्सियस। इस वाले वायु का भाग, इस वाले वायु के भाग का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, और इस वाले वायु का भाग का तापमान भी है 10 डिग्री सेल्सियस। जरा ध्यान से सुनना, आप दोनों का तापमान बराबर है, दोनों का तापमान बराबर हो गया, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। ये आप जानते हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापमान तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। यहां मैं सिर्फ समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसा होता एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो यहां का भी तापमान 10 डिग्री हो गया, यहां का भी तापमान 10 डिग्री हो गया, लेकिन पृथ्वी की सतह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी पृथ्वी की सतह में जो भी गर्मी थी, जो सूर्य से प्राप्त किया था, सब निकाल दिया, जो भी मिला था सब दे दिया। पृथ्वी मां है, सब निकाल दिया, सारी गर्मी निकल गई और 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाली वायु जो है सतह के संपर्क में है, सतह के संपर्क में है, तो नीचे वाली वायु ठंडी होना शुरू हो जाएगी, और ठंडी होते 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 क्या हो गया? इसका टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। कैसी कंडीशन बन गई? नीचे तापमान कम,
और ऊपर तापमान अधिक, नीचे तापमान कम, ऊपर तापमान अधिक, तो इसे कहते हैं विकिरण प्रतिलोमन, रेडिएशन इन्वर्जन। क्लियर? अब आप इस बात को और आसानी से समझोगे अगले चित्र में। अभी तक तो पूरी कहानी राम कथा सुना रहा था, अब ध्यान दीजिए, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से समझिए इस बात को। दिन के समय सन दिन के समय दिखता है, सरफेस गर्म हो गई, इसके बाद ये दिन हो गया, और रात के समय सरफेस टेम्परेचर रेडिएट कर रही है, जिसकी वजह से इसको भी गर्मी मिल रही है और इस भाग को भी गर्मी मिल रही है। अब सतह के संपर्क के कारण ये वाला भाग का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका टेम्परेचर 0 हो गया है, और इस भाग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ तापमान कम है, यहाँ तापमान अधिक है, और इस कंडीशन को कहते हैं तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन, टेम्परेचर इन्वर्जन। बात क्लियर? तो यहां पर ये सतह कैसे ठंडी हुई, ये वाला भाग कैसे ठंडा हुआ? इस सतह के संपर्क में आने के कारण। और ये वाला भाग कैसे गर्म हुआ? 2 कारणों से, एक तो विकिरित ऊर्जा से और दूसरा इस वायुमंडलीय भाग के संपर्क के कारण। क्लियर? एकदम। लेकिन वो धीरे धीरे नीचे होगा। ये 2 डिग्री सेल्सियस हुआ तो मान लीजिए यहां 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। धीरे धीरे होगा ना, बहुत धीरे धीरे होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं, तो ये क्या क्या दिखाई दिया? सर्दियां, विंटर का समय, सर्दियों का समय, मेघ विहीन लंबी रात, यहां बादल नहीं है, ठीक। और लंबी रात क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी उष्मा को निकाल दे, पूरी तरह से एकदम ठंडी हो जाए, इसलिए लंबी रात। और शांत वायु, अगर मान लीजिए यहां से कोई हवा का झोंका आए तो इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगा। यहां से कोई मान लीजिए हवा आए, या वो ठंडा हो या गर्म, ये पूरा सिस्टम जो बन रहा था वो बिगड़ जाएगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला आए तो इसका भी तापमान बढ़ा देगा, इसका भी बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या चाहिए? शांत वायु चाहिए। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए सर्दियों की ठंडी रात चाहिए, सर्दियों की ठंडी और लंबी रात चाहिए। पहला, बादल नहीं होना चाहिए। दूसरा, वायु शांत होना चाहिए। तीसरी स्थिति। क्लियर? तो इस स्थिति में बनता है, इस स्थिति में होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ये भूपृष्ठीय उत्क्रमण जो लिखा हुआ, इसे कहते हैं विकिरण प्रतिलोमन। अब जरा ध्यान से इस बात को, और एक चीज लिख रहा है यहां पर, धुआं धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, इससे सर्दियों की सुबह के समय कोहरा। अच्छा, एक चीज देखिए, ऐसी कंडीशन में ना फॉग बनता है, ऐसी ही कंडीशन में फॉग बनता है, कोहरा बनता है। और फॉग के कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा आर्द्रता वाले टॉपिक में, ह्यूमिडिटी जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि फॉग बनने के पीछे एक बड़ा कारण है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक। ऐसी स्थिति में फॉग बनता है, और उसको ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक में, वहां दिया हुआ आर्द्रता में। अब जरा एक चीज और देखना था हमको। अच्छा, मान लीजिए यहां अगर तापमान अधिक होता, इस भाग का तापमान अधिक होता, और यहां प्रदूषण होता, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता, तो तापमान अधिक होता तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती, तो प्रदूषण भी ऊपर आता, प्रदूषण भी ऊपर आता, फिर हवा इधर भी चली जाती,
हवा इधर फैल जाती, तो यहाँ प्रदूषण कम होता, यानी यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, इस भाग में खूब प्रदूषण है, तापमान भी अधिक है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो प्रदूषण भी ऊपर जा रहा है और ऊपर उठकर प्रदूषण फैल जा रहा है। तो जो भी यहाँ प्रदूषण इकट्ठा हो रहा है वो ऊपर जाके फैल जा रहा है, दूर चला जा रहा है इस क्षेत्र से, तो यहाँ प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब तापमान अधिक हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए, यहाँ टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, ऊपर का तापमान हो गया 15 डिग्री सेल्सियस और यहाँ प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, तो क्या हवा ये वाली ऊपर उठेगी? बताइए, ध्यान जल्दी बताइए, क्या यहाँ की हवा ऊपर जाएगी? बताइए, ये वाली हवा ऊपर उठेगी? नीलम कुमारी, मानसी, नहीं, वेरी गुड। अब इसलिए जब टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति होती है, जब टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति होती है तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। तापीय प्रतिलोमन में, या इसी को व्युत्क्रमण कहते हैं, इसी को व्युत्क्रमण कहते हैं। इसी को प्रतिलोमन कह लो या व्युत्क्रमण कह लो, में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण वाली जो वायु है, धूल कण, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसी में फंस जाते हैं, ये यहीं फंस जाते हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ जाता है। क्लियर? अगला है कोहरा की बात बाद में करेंगे। अब एक और, हिल फॉग या पर्वतीय क्षेत्रों में फॉग कैसे बनता है वो देख लीजिए, सॉरी, व्युत्क्रमण कैसे होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो आप ये सोचिए, रात का समय है, कैसी स्थिति है? रात का समय, चंदा मामा है ये ना, सूर्य भगवान तो गोल होते हैं, चंदा मामा है, रात है ये। अच्छा, दोनों में कंडीशन समझा देता हूं जल्दी जल्दी। ये दिन है, सूर्य भगवान है, दिन के समय ये भी गर्म होगा भाई, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, सब गर्म होंगे। इसका तापमान हो गया मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। जस्ट एग्जाम्पल, घाटी है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, माउंटेन है, माउंटेन है। तो दिन के समय यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। कब? दिन के समय। रात के समय की बात कर लेते हैं। चंदा मामा है, रात के समय पर्वत का शिखर ठंडा होगा। कहोगे कैसे, क्यों ठंडा होगा? तो जो भी हीट मिला है सूर्य से उसको निकालेगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के माध्यम से निकालेगा। ठीक, तो यहाँ का तापमान हो गया मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी तापमान हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का तापमान हो गया मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का तापमान 30 था। अब रात का समय है तो ये भी तो अपनी ऊर्जा निकालेगा, ये भी ठंडा होगा। यहाँ का तापमान दिन के समय था मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊंचाई पर तापमान कम होता है। यहाँ का तापमान कितना था दिन के समय? 10 डिग्री सेल्सियस था। तो ये अपना 10 डिग्री सेल्सियस निकाल कर 0 पर पहुंच गया रात के समय, और ये 30 में से 15 डिग्री सेल्सियस निकाल दिया, और 15 डिग्री सेल्सियस अभी भी इसके पास है। रात के समय का कंडीशन ये है,
रात के समय हवा भारी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, पर्वतों के शिखर वाली, क्योंकि गर्मी निकाल दी। अब ये हवा नीचे उतरना शुरू करती है पर्वत के ढाल के सहारे। ये हवा पर्वत के ढाल के सहारे नीचे उतरेगी। नीचे गर्म हवा है। अब कहानी क्या होगी? पहले ये नीचे आके नीचे बैठना शुरू, यहां बैठेगी। कहानी क्या होगी देखिए, यहां से हवा नीचे चली, यहां से हवा नीचे चली और नीचे बैठ गई। यहां पर बैठ गई 0 डिग्री सेल्सियस वाली। यहां से कौन चल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से कौन चल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 15 डिग्री सेल्सियस वाली जो हवा थी, इसको इसने ऊपर हटा दिया। ये 15 डिग्री सेल्सियस ठीक मिक्स नहीं होगी। मिक्स होने के लिए क्या चाहिए? ताप दाब आर्द्रता में समानता चाहिए। भाई हमारे यहाँ शादी कब होती है? लड़के लड़की का गुड़ मिलाया जाता है, पंडित जी गुड़ मिलाते हैं, कहते हैं भैया 28 गुड़ मिल रहा है, 24 गुड़ मिल रहा है। 18 गुड़ के नीचे शादी ही नहीं की जाती। तो यहाँ भी क्या है? वायु मिश्रित तब होती है जब ताप दाब आर्द्रता में समानता होती है। समानता नहीं होगी तो मिलेगी नहीं। तो ये ठंडी वायु नीचे आकर बैठ गई और गर्म वायु को ऊपर धक्का दे दिया। ये कंडीशन क्या बन गई? टेम्परेचर इन्वर्जन। हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह तापीय प्रतिलोमन होता है। हाँ, रात में तो रात ही तो दिखाया हूं, देखो रात है, ये रात है, देखो ये दिन है, तो यहाँ रात में भी उत्क्रमण हो रहा है। क्यों भाई? शिवानी जी, बराबर टेम्परेचर नहीं करेगी। ये मिश्रित तब होगी जब दोनों के तापमान बराबर होंगे। मिश्रित मतलब थोड़ा सा अंतर होगा, तापमान में थोड़ा बहुत अंतर होगा, बड़े अंतर पे मिश्रित नहीं होगी। ताप दाब आर्द्रता में जब लगभग समानता होती है तब वायु मिश्रित होती है, अन्यथा नहीं होती। 4 और 5 केवल छुट्टी रहेगी, सॉरी 3 और 4। नहीं, एकदम नहीं। ये आराम से नीचे आके बैठेगी और ये ऊपर उठ जाएगी। जैसे किनारे से ऐसे ही आएगी, बैठ जाएगी नीचे, और गर्म वाली ऊपर चली जाएगी। अरे वाताग्र मत बनाओ भाई, अभी पहले ही कूद कूद के इधर उधर मत जाओ। ये स्थिति बनती है तापी प्रतिलोमन की। ठीक, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तापी प्रतिलोमन हो गया, विकिरण प्रतिलोमन आप लोगों ने देख लिया। अब एक आता है प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम तो कई बार बता चुका क्लास में आपको। प्लैंक का नियम का मतलब ये हुआ, जब कोई चीज ज्यादा गर्म होती है तो उससे निकलने वाली तरंगों का तरंग दैर्ध्य कम होता है, और जब कोई चीज कम गर्म होती है तो उससे निकलने वाली तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ये पहले ही बता चुका हूं, और इसी बात को बताया था मिस्टर प्लैंक ने। ठीक, कोई वस्तु जितनी ही गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही छोटी होगी। कम गर्म होगी, कम ऊर्जा निकालेगी, तरंग दैर्ध्य उतनी ही बड़ी होगी। अब आते हैं विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। पिछले जूम मीटिंग में एक मेरी बहन आई, कही अंग्रेजी बता दिया करो। भाई देखो, जहां जहां संभव है सब बता देता हूं। ऐसा बेइज्जती मत किया करो यार, आप लोग हैं बेइज्जती कर देते हो सारे मास्टरों के आगे मेरी, कि हम अंग्रेजी नहीं बताते हैं। कितना दुख होता है समझते हो? अरे वाताग्र अभी मत बनाओ, वाताग्र इतना छोटे में नहीं बनता है, पहाड़ों में वाताग्र बना दोगे आप। चलिए
अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। ये मैंने लिया, ध्यान सुन लीजिएगा, ये मैंने लिया 1 किलोग्राम जल। अब आप कहोगे जल को किलोग्राम में मापोगे? हाँ मापूंगा। मैं 1000 ml जल को रख दिया तराजू पे, माप दिया 1 किलोग्राम, और फिर मैंने लिया 1 किलोग्राम लैंड यानी जमीन यानी मिट्टी, और फिर मैंने लिया 1 किलोग्राम सैंड यानी रेत। ठीक, सबको गर्म करना शुरू किया। सबको गर्म कर रहे हैं। गर्म किया जा रहा है। जल का तापमान, अब देखिए 14.5 से 15.5 को रटिएगा मत, ध्यान सुनिएगा बस। 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। मतलब मान लीजिए पानी का, ये जल का तापमान पहले से ही 14.5 था ना, 15.5 हो रहा है, यानी यहां देखोगे आप तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। ठीक, अभी एक बेसिक चीज बताऊंगा, इसको भी गर्म किया तो हमने देखा 14.5 से 15.5 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना अंतर है? 1 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां 1 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। यानी स्पेसिफिक हीट की परिभाषा अगर मैं कहूं, प्रदीप जी कमेंट शो हो रहा है। ठीक, ये टॉपिक खत्म होने के साथ ही क्लास खत्म होगी, बस लास्ट चल रहा है, स्पेसिफिक हीट लास्ट है, यही चल रहा, यही खत्म होते ही सब क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक, तो मेरा कहना यह है, किसी भी निश्चित द्रव्यमान का ना, किसी भी निश्चित द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी निश्चित द्रव्यमान का, निश्चित द्रव्यमान यानी मैंने इसको भी 1 केजी लिया, ये भी 1 केजी ही है, और ये भी 1 केजी है, तो निश्चित द्रव्यमान है। भार तो समझ लो, फिलहाल अंतर होता है लेकिन फिर वैसे समझो, तो निश्चित द्रव्यमान है, तो निश्चित द्रव्यमान निश्चित मास वाले, अब ऐसा थोड़ी इसको 2 इसको 5 इसको 6 करोगे तो अलग अलग आ जाएगा ना, तो निश्चित द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, आवश्यक हीट को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। बात क्लियर? तो निश्चित द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब जरा कमाल देखिए, यहां हमने दिया 400 कैलोरी ऊर्जा, तब इसका तापमान बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस। यहां हमने दिया 100 कैलोरी ऊर्जा, तो इसका तापमान हो गया, बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस, 14.5 से 15.5, और यहां हमने दिया 25 कैलोरी ऊर्जा, तो इस 25 कैलोरी एनर्जी, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब जरा सोचो, अगर हमको जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमको 400 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमको मिट्टी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमको 100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमको तापमान बालू का, रेत का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमको केवल 25 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आई? अब जरा और ध्यान से देखो इसे,
क्या मजेदार चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। चलो भाई तुम लोग ऊपर जाओ तो जरा और छोटा कर दो, तुमको बदमाशो। इसका मतलब ये हुआ जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब जरा इसी को हम और गहराई से देखें तो हमने यहां पर जल को पहले दिया 1 केजी जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए हमने 400 कैलोरी ऊर्जा दे दी। लेकिन सूरज सबको बराबर ही ऊर्जा देता है ना। आप सोचिए, यहां पानी हो, उसी के बगल में जमीन हो, उसी के बगल में बालू हो, तो ऐसा सूर्य भगवान थोड़ी कहेंगे कि हम पानी को ज्यादा गर्मी देंगे, बगल वाले जमीन को कम गर्मी देंगे, उससे बगल वाले बालू को कम गर्मी देंगे। ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए यहीं पर एक सतह के पास यहाँ पानी हो, जल हो, यहाँ मृदा हो, मिट्टी हो, और यहाँ रेत हो, और यहाँ सूर्य हो, तो सबको बराबर गर्मी देगा सूर्य। सबको 400 कैलोरी, सबको 400 कैलोरी, सबको 400 कैलोरी ऊर्जा देगा। तो यहाँ तो मैंने कम लिख दिया, तो ये बेईमानी है। अब देखो, ये मृदा है, मिट्टी है, लैंड है, तो इसको ऊर्जा दिया जा रहा है, इसको ऊर्जा दिया जा रहा है, तो इसको भी 400 कैलोरी ऊर्जा दिया जाए। तो 100 कैलोरी पर 1 डिग्री बढ़ता है, तो 400 कैलोरी पर कितना बढ़ जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी को ले लें, और सॉरी रेत को ले लें, सैंड को। अगर 25 कैलोरी पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो 100 कैलोरी पर 4 डिग्री सेल्सियस, और 400 कैलोरी पर 16 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको भी 400 कैलोरी दे दें तो इसका तापमान कितना हो जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? इसलिए जल देर में गर्म होता, इसलिए रेत जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इसी ऊर्जा पर ये इतनी उष्मा, इतना हीट दिखाता है, और इसी ऊर्जा पर ये कम हीट दिखाता है। बात क्लियर? ये है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। इसीलिए पानी आप देखोगे गर्मियों के समय मिट्टी गर्म रहती है। अगर कंकड़ पत्थर देखोगे तो कंकड़ पत्थर ज्यादा गर्म हो जाता है। कोई पिच रोड है तारकोल वाली, गर्मियों के समय नंगे पैर पे चलो उस पे, तो तारकोल वाली सड़क ज्यादा गर्म लगती है। उसी बगल में मिट्टी हो, वो कम गर्म लगती है। और बगल में नाली बह रही हो, उसी में पाप पैर डाल लेना, देखना वो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, रेत की विशिष्ट उष्मा कम होती है। क्लियर हो गया? सादिक अली बस करो। काहे बस करें? पढ़ने में इतने टेंशन क्यों? और जो जल्दी गर्म होगा, अब मान लीजिए मैंने कहा ये जल्दी गर्म हो गया, और ये देर में 1 डिग्री सेल्सियस 400 कैलोरी मिलेगा, तब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा इसका, और इसका 25 कैलोरी पर ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो ये भैया जल्दी गर्म हो गए, और इसको 400 मिलेगा तब गर्म होगा, तो ये देर में गर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको ठंडा होने के लिए कितना निकालना है? केवल 25 कैलोरी। इसको ठंडा होने के लिए कितना निकालना है? 400 कैलोरी। इसीलिए पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। इसीलिए बालू जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। बात क्लियर? दोनों जल्दी नहीं, दोनों बराबर कैसे लिख दिए? 100 कैलोरी 25 कैलोरी, 4 गुने का अंतर है। क्लियर है सबको? आप सभी को एक जानकारी, ध्यान से सुनिए। आज रात 9 PM पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं यूपीएससी के लिए। तो जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया हूं उसी टॉपिक से आज रात 9 बजे प्रैक्टिस सेट होगा, उसी टॉपिक से ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जरूर आइएगा इस प्रैक्टिस सेट में, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है कितनी गहराई से पढ़ा है और कितनी गहराई से समझा है। तो जो आप क्वेश्चन की बात करते हो, आज यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं रात के 9 बजे, तो जरूर आइएगा प्रैक्टिस सेट में, मजा आएगा। दूसरी बात, कल सुबह 11 बजे, कल 11 बजे एक ज्योग्राफी की मैराथन क्लास होगी यूट्यूब पर। तो ये भी क्लास यूट्यूब पर होगी, ये भी क्लास यूट्यूब पर, ये कल होगी, ये आज, टुडे। आज मतलब कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है भाई बताओ? आज जो भी है 2 तारीख है, तो 2 तारीख को और ये 3 तारीख को। तो आज रात 9 बजे जरूर आइएगा। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को मैं समाप्त करने की आप सभी से इजाजत चाहता हूं। और ये पूरी पीडीएफ एक साथ, जो पीडीएफ है, जो आपको आप लोगों ने कहा कि पीडीएफ को एक साथ हमें दे दीजिएगा, तो ये पूरी पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो आज 2 तारीख को ये वाली क्लास होगी रात के 9 बजे, प्रैक्टिस सेट फॉर यूपीएससी। और आप लोगों को जो पढ़ाया हूं वहां से क्वेश्चन बना है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सब कुछ। अंशु दिल बाग बाग हो गया। तो चलिए आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामना। वैसे तो मैं आज रात 9 बजे भी मिलूंगा और सुबह 11 बजे भी मिलूंगा, तो यूट्यूब पे मिलिएगा, वहां भी शुभकामना देंगे। और होली सेफ अच्छे से मस्त होके खेलिएगा, किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा और अपने आप को नुकसान भी मत होने दीजिएगा। मस्त मजेदार होली खेलिए और फिर आज रात को 9 बजे, सुबह 11 बजे कल मिलते हैं। उसके बाद 4 को तो होली खेलना है, 5 को फिर क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे। तब तक स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।